हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोथेरेपेटिक्स का टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज चल रहा है जिसका ये पार्ट 3 है। एंड टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज को आप सभी लोग घोर के पी जाइए, क्योंकि यहाँ से आपके 20 में से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्टली मैच करेंगे। कम से कम 15 मिनिमम, हो सके तो 16, 17, 18 जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, लेकिन 15 को तो कंफर्म है। और ये 15 को होना मतलब आपका पास होने का सिग्नल एकदम ग्रीन हो जाना, क्योंकि इधर से 40 चाहिए ना भाई, तो 80 में से आपको 25 चाहिए कम से कम, 100 में 40। क्योंकि आपको देखो पास करने का निंजा टेक्निक आपको पता है, 100 नंबर का पेपर है तो 20 नंबर इंटरनल भी तो है, 80 नंबर ही का ही ना फाइनल पेपर देना है। 20 में से कॉलेज वाला 15 दे देगा, बचा 80। तो 80 नंबर का जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें कम से कम 25 ले आओगे तो पास हो जाओगे। 25 + 15 40, तो 25 में 15 नंबर अगर ऑब्जेक्टिव से आ जाएगा तो पूरा पेपर में से 10 नंबर नहीं आएगा, लिखोगे तो एकदम 100% आएगा, तो पास होना श्योर हो जाएगा जैसे आपका 15 का ऑब्जेक्टिव सही हुआ। इसीलिए ऑब्जेक्टिव अगर कमांड बनाइए अच्छे से, ठीक है। चलो भाई, तो क्वेश्चन है आपका 31, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीओपीडी? सीओपीडी का फुल फॉर्म क्या है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, कंटिन्यूअस ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, क्रोनिक ऑर्गन पल्मोनरी डिसऑर्डर, क्रोनिक ऑनसेट पल्मोनरी डिसफंक्शन। जवाब दो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीओपीडी? सीओपीडी का फुल फॉर्म क्या होगा? यस, तो सीओपीडी का फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं ए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं ए, तो लाजवाब आंसर है ए, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अच्छा बताओ, सीओपीडी में, सीओपीडी का फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है, तो आप सभी लोग याद रख लीजिएगा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। सीओपीडी का फुल फॉर्म है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, करेक्ट। हाँ, अच्छा, सीओपीडी के बारे में ये भी जान लो कि आपके क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मेनली यहाँ पर दो चीज़ें होती है सीओपीडी में, दो चीज़ होता है। एक तो आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या है सर? ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिससे जैसे देखो नॉर्मल हेल्दी ब्रोंकाई ऐसा है जिसमें कि पूरा हवा आने के लिए कितना सारा स्पेस देखो खिला हुआ है, लेकिन चूंकि इन्फ्लेमेशन होने की वजह से बहुत ज़्यादा म्यूकस बन जाता है, जिस वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होती है, सांस लेने में डिफिकल्टीज होती है। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के साथ साथ यहाँ एम्फाइसीमा भी हो जाता है। अच्छा सर, एम्फाइसीमा में क्या होता है? तो एम्फाइसीमा में जो ये एल्वियोलाई होते हैं ना, एल्वियोलर मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन हो जाते हैं, यानी ये जो एल्वियोलाइज हैं, यही एल्वियोलाइज से गैसियस एक्सचेंज होता है और इसी का मेम्ब्रेन टूट जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो उसको हम लोग एम्फाइसीमा कहते हैं। तो एक्चुअली सीओपीडी में दोनों चीज होता है। क्या क्या? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस प्लस एम्फाइसीमा। मैं शॉर्टकट में लिख दिया एम्फाइसीमा, ठीक है। ध्यान रखना, आपको सीओपीडी में दोनों चीज होता है, करेक्ट। हाँ, तो चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 है ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज इज एसोसिएटेड विथ डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, पिट्यूटरी ट्यूमर। तो देखो भाई, ग्रेव्स डिजीज एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें कि आपका थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाता है ना। जब आपके बॉडी का इम्यून सेल आपके थायराइड के ऊपर अटैक कर देता है तो उसको ग्रेव्स डिजीज कहते हैं। और इससे क्या होता है, आपका बॉडी ज़्यादा हार्मोन बनाने लग जाता है, थायराइड हार्मोन, तो उसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। तो यह हाइपरथायराइडिज्म से रिलेटेड है। जबकि अगर हाशीमोटोज डिजीज हो जाए, अगर हाशीमोटोज डिजीज, ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, हाशीमोटोज डिजीज हो जाए तो वो किस चीज़ का कंडीशन है ना। अगर हाशीमोटोज डिजीज हो जाए तो वो हाइपोथायराइडिज्म होता है, वहाँ पर हाइपोथायराइडिज्म होता है। बाकी हाइपरथायराइडिज्म में ग्रेव्स डिजीज, हाइपरथायराइडिज्म में क्या हो जाएगा? ग्रेव्स डिजीज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, चलो, तो देखो क्या लिख रहा है भाई, इसको अच्छे से पढ़िए, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि जो ग्रेव्स डिजीज है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। यस, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है दैट काउजेज द थायराइड ग्लैंड टू बिकम ओवर एक्टिव। थायराइड ग्लैंड क्या हो जाता है? ओवर एक्टिव हो जाता है, लीडिंग टू हाइपरथायराइडिज्म, जिससे हाइपरथायराइडिज्म होता है। और कहीं पे भी हाइपर वर्ड लगा रहो, इसका मतलब ज़्यादा। एक बार पूछा गया था हाइपरथायराइडिज्म का मतलब क्या है, तो एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। अगर हाइपो वर्ड लगा रहे तो उसका मतलब है कम, यानी कि कम सिक्रीशन होना। और हाइपर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा। कहते हैं ना हाइपर क्यों हो रहे हो, यानी ज़्यादा क्यों बन रहे हो भाई, है ना।
तो हाइपर मतलब ज़्यादा होता है। बाकी डायबिटीज़ तो कोई लेना देना नहीं है। अच्छा डायबिटीज़ बताओ किसकी कमी से होता है? डायबिटीज एक सवाल आता है किसकी डेफिशिएंसी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से। करेक्ट, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होता है। अच्छा हाइपोथायराइडिज्म अपोजिट कंडीशन, लो थायराइड हार्मोन्स, यहाँ पे थायराइड हार्मोन्स लो हो जाते हैं। हाशिमोटोज डिजीज में ऐसा होता है। पिट्यूटरी ट्यूमर डिफरेंट केस है, ये अलग है, पिट्यूटरी में ट्यूमर होना। करेक्ट, हाँ। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। ये देखो आपके नॉर्मल थायराइड हार्मोन्स बन रहे हैं, लेकिन अगर ऑटो इम्यून डिजीज हो गया किसी को, ग्रेव्स डिजीज, तो आपका क्या होता है, थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड बड़े हो जाते हैं और ज़्यादा थायराइड हार्मोन्स बनने लग जाता है, जिससे क्या होगा, हाइपरथायराइडिज्म में चूंकि थायराइड हार्मोन का मेन काम होता है मेटाबॉलिज्म, मेन फंक्शन इसका क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, BMR को कंट्रोल करना, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करना। और चूंकि थायराइड हार्मोन ज़्यादा होगा तो बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा हो जाएगा, जिससे हाइपरथायराइडिज्म में वेट देखने को मिलता है, लॉस होता है, वेट घटने लग जाता है। जबकि हाइपोथायराइडिज्म में जब थायराइड की मात्रा कम होती है, मेटाबॉलिज्म कम होता है, तो वेट गेन होने लगता है। ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 33 जवाब दीजिए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 33 है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस इज ऑल्सो नोन एज, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को और किस नाम से जानते हैं? जुवेनाइल डायबिटीज, IDDM, IDDM को फुल फॉर्म में कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, गेस्टेशनल डायबिटीज, NIDDM, NIDDM का मतलब है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, तो देखो डायबिटीज मेलाइटस मेनली होते हैं दो प्रकार के, एक तो है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस और एक होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, समझना बात को, क्या कह रहा है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस इज नोन एज, कोई बच्चा आंसर सही कर रहा है, हाँ जूही जी आंसर सही कर रहे हैं, मोहम्मद समीक्षा जी सही कर रहे हैं, अंकुश, आलोक, वेरी गुड शशि। तो जो लोग आंसर डी कर रहे हैं करेक्ट। यहाँ पर देखो इन डायबिटीज मेलाइटस के दो टाइप हैं, एक है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, और एक है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। करेक्ट। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है सर, तो टाइप 1 में इंसुलिन की कमी हो जाती है, क्योंकि इनएक्टिव, या तो बॉडी इंसुलिन बना नहीं पा रहा है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल डिस्ट्रॉय हो गया, उसको कहते हैं इंसुलिन की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर हमको इंसुलिन दिया जाता है, पेशेंट को इंसुलिन देना होता है। टाइप 2 में इंसुलिन की कमी नहीं हो रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है, यानी बॉडी में इंसुलिन की सेंसिटिविटी रेजिस्टेंस की वजह से होता है, इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए इंसुलिन पर डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पर कैसी दवाएं चलती हैं, तो मेटफॉर्मिन दवा, यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, मेटफॉर्मिन, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटाता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। जबकि टाइप 1 में इंसुलिन की कमी हो गई तो यहाँ पर इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। अच्छा बताओ आप लोगों से एक सवाल है, क्या इंसुलिन को ओरल रूट से दिया जा सकता है? जैसे मेटफॉर्मिन किस रूट से दिया जाता है, तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, तो ओरल रूट से दिया जाता है। अच्छा इंसुलिन को क्या ओरल से दिया जाता है, बताओ, क्या ओरल से दिया जाता है? नहीं, इसको ओरल रूट से नहीं दिया जाता है। इंसुलिन को किस रूट से दिया जाता है? सबक्यूटेनियस रूट से। वाई? क्योंकि इंसुलिन खुद प्रोटीन है, वो डाइजेस्ट हो जाएगा। इंसुलिन क्या है, खुद प्रोटीन है, वो डाइजेस्ट हो जाएगा। अच्छा सबक्यूटेनियस रूट से कितने डिग्री के एंगल पर, 45 डिग्रीज के एंगल पर दिया जाता है सबक्यूटेनियस टिश्यूज में। ठीक है, हाँ। जबकि मेटफॉर्मिन है वो ओरल रूट से दिया जाता है। ठीक है, वेरी गुड। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस किसको कहेंगे, तो टाइप 1 वाले को। टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट है ना। अच्छा गेस्टेशनल डायबिटीज क्या होता है, तो प्रेगनेंसी में, अक्सर प्रेगनेंसी में क्या होता है, अक्सर प्रेगनेंसी में देखने को मिला है कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, फिर उस समय पे डायबिटीज़ हो गई, लेकिन फिर अपने आप वो ठीक भी हो जाता है, फिर अपने आप वो ठीक भी हो जाता है। एंड जुवेनाइल डायबिटीज़ में क्या होते हैं, तो बिना किसी कारण के इंसुलिन बाई वो ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से डिस्ट्रक्ट हो जाता है, जिससे इंसुलिन नहीं बन पाते हैं। ठीक है। चलो भाई, तो ये आपने देख लिया टाइप 2 किसको कहेंगे, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। टाइप 1 होता है इंसुलिन डिपेंडेंट, गेस्टेशनल होता है प्रेगनेंसी में। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो इसको पढ़ने का प्रयास करोगे तो समझ में आएगा। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस इज ऑल्सो नोन एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इसका फुल फॉर्म लिखने आ जा सकता है NIDDM का, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, बिकॉज पेशेंट्स यूजुअली डू नॉट रिक्वायर इंसुलिन। यहाँ पर पेशेंट को इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंसुलिन है लेकिन इंसुलिन काम नहीं कर रहा है,
तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस किसका फुल फॉर्म है? NIDDM, जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस कहलाता है ना। यहाँ पर इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। जबकि जुवेनाइल किसको कहते हैं? तो जुवेनाइल होता है वही इंसुलिन डिपेंडेंट वाले को, टाइप 1 डायबिटीज़ को जुवेनाइल भी कहते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज़ ऑकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी के दौरान होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 है ना। तो विच ड्रग इज फर्स्ट लाइन इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस? अभी मैंने बताया, देखो आंसर है, क्वेश्चन है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस का फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग इंसुलिन है, क्योंकि इंसुलिन की कमी हो जाती है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस का फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग इंसुलिन है, इंसुलिन है। अच्छा, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का ड्रग, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन। अच्छा, मेटफॉर्मिन किस क्लास की ड्रग है? किस क्लास का ड्रग है बताओ? मेटफॉर्मिन किस क्लास का ड्रग है? आप लोगों से मेरा सवाल है, आप लोग आंसर करेंगे। हाँ जी, बाइग्वानाइड, जितने लोग बोल रहे हैं बाइग्वानाइड, बहुत बढ़िया। मेटफॉर्मिन बाइग्वानाइड क्लास का ड्रग है, बाइग्वानाइड क्लास का ड्रग है, जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है थ्रू इंसुलिन सेंसिटिविटी। अच्छा, ग्लिम्प्रिड, ग्लिम्प्रिड भी एक दवा है जो कि डायबिटीज़ मेलाइटस में यूज होती है टाइप 2 में। तो ये बताओ इसमें इसका ये किस क्लास का ड्रग है? ग्लिम्प्रिड। तो ग्लिम्प्रिड ये सल्फोनाइल यूरियाज, सल्फोनाइल है ना, सल्फोनाइल यूरियाज क्लास का ड्रग है, सल्फोनाइल यूरियाज क्लास का ड्रग है, सल्फोनाइल यूरियाज, वेरी गुड, ये सल्फोनाइल यूरियाज क्लास का ड्रग है, ठीक है। देखो भाई, आपका मेटफॉर्मिन के बारे में क्या बोल रहा है? मेटफॉर्मिन इज द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। इट वर्क्स बाय डिक्रीजिंग हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन एंड इंप्रूविंग इंसुलिन सेंसिटिविटी। देखो, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, जिससे इंसुलिन का जो आपका रेजिस्टेंस हो गया वो कम होता है, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 है, विच डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक इन्फ्लेमेशन लिमिटेड टू रेक्टम एंड कोलन। यानी कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हुआ है, बहुत लंबे समय से सूजन है, लेकिन रेक्टम और कोलन में, रेक्टम और कोलन में, कोलन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, रेक्टम भी लार्ज इंटेस्टाइन। तो GERD तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें रिफ्लक्स होता है, पेट का खाना बाहर आता है, इसको कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। क्रोन्स डिजीज में स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होता है, ये नहीं है। अल्सरेटिव कोलाइटिस या पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर में तो पेट वगैरह में घाव हो जाता है, छाला हो जाता है, उसको कहते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस में कोलोन, यहाँ से यही शब्द से लिया गया है, कोलोन में इन्फ्लेमेशन हुआ है या रेक्टम में, तो मल में या फिर मलाशय वगैरह में जो होता है ना, रेक्टम है उसमें, और कोलोन में अगर होता है तो उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं, आंसर सी। और इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है सल्फासेलाजिन, क्या यूज होता है? जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है। देखो भाई, अल्सरेटिव कोलाइटिस इज यूजुअली ओनली इन द इनरमोस्ट लाइनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन एंड रेक्टम। ओ क्या कहते हैं? अल्सरेटिव कोलाइटिस आमतौर पर बड़ी आंत, कोलन और मलाशय के सबसे अंदरूनी परत में होता है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 36 करके दिखाओ। व्हाट डज GERD स्टैंड्स फॉर? फिर से सवाल है, GERD। अच्छा, COPD का फुल फॉर्म आपको मैंने बताया, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब है GERD से सवाल, GERD से सवाल है, इसका करके दिखाओ। GERD से सवाल है, इसका करके दिखाओ। GERD का मतलब क्या होता है? तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, करेक्ट। तो गैस्ट्रोइंटेरिक रिफ्लक्स नहीं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, आंसर बी हो जाएगा, जिसमें खट्टा ढकार आता है। तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आंसर, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जो कि GERD का फुल फॉर्म है। किसका है? GERD का, ठीक है। चलो, अगला सवाल है आप सभी लोग के स्क्रीन पर। ये देखो, GERD में क्या होता है? ये जो स्फिंक्टर होते हैं इसोफेगस और स्टोमक के बीच, उसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। ये स्फिंक्टर वीक करने के वजह से पेट का खाना मुंह में आता है, ढकार आता है, और खाना भी मुंह में आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, सल्फासेलाजिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। सल्फासेलाजिन किस चीज़ के ट्रीटमेंट में यूज होता है? सल्फासेलाजिन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ GERD, पेप्टिक अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, हेपेटाइटिस। तो सल्फासेलाजिन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन और कोलन इन्फेक्टेड होता है, ठीक है। सल्फासेलाजिन किस चीज़ में यूज होता है? तो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस।
अल्सरेटिव कोलाइटिस में इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, सल्फासेलाजिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। इट वर्क्स बाय रिड्यूसिंग इन्फ्लामेशन इन द कोलन, कोलन में इन्फ्लामेशन को कम करता है। जैसे GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ट्रीटेड विथ एंटासिड, इसको एंटासिड के साथ ट्रीट किया जाता है, जहाँ पर प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स दिया जाता है या तो एंटासिड दिया जाता है, जिससे एसिड का रिफ्लक्स होना कम हो जाता है, पेट का खाना बाहर जाता है। पेप्टिक अल्सर के लिए ट्रीटेड HPPIs यानी पेंटोप्राजोल प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, है ना, जैसे कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स जो होते हैं वो पेंटोप्राजोल होते हैं, यानी कि PPIs होते हैं। H2 ब्लॉकर्स में टीडिन वर्ड लगा होता है। ये सब पेप्टिक अल्सर में यूज होता है। हेपेटाइटिस में वायरल या लीवर डिजीज है तो इसमें एंटीवायरल ड्रग्स यूज होते हैं। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है, इसका जवाब देना। विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज पेलग्रा, कौन सी विटामिन की कमी से पेलग्रा होता है? इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करो, मुझे 1 मिनट का समय दो जस्ट। चलो सभी लोग आंसर करो।
चलिए गाइस, तो हो गया आप सभी लोगों का। बताओ भाई, मस्त मजे में हो? चलो भाई, तो विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज पेलग्रा? पेलग्रा किस विटामिन की कमी से होती है? जवाब दो। तो आंसर आ गया आप लोगों का विटामिन क्या? कौन सा ऑप्शन दिए हो? बी। हाँ, बी बिल्कुल सही समझ लिए, नियासिन। कैसे? तो विटामिन बी 3 की कमी से होता है ना। हाँ, और विटामिन बी 3 की कमी से, बी 3 का केमिकल नेम होता है नियासिन। तो विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी, ये सब याद कर लो। देख, तो इसीलिए हम कहते हैं क्विज ग्रुप में ये सब पूरा अच्छे से करवा दिए हैं, है ना। ये सब एकदम याद होना चाहिए। देखो पेलग्रा में होता क्या है, तो पेलग्रा इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन, जो कि विटामिन बी 3 का केमिकल नेम है। इसमें कैरेक्टराइज्ड बाय 3D, पेलग्रा में 3D, पेलग्रा एक 3D बीमारी है। इसमें 3 चीज़ें होती है। एक डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया। डर्मेटाइटिस यानी स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन में इन्फ्लेमेशन होता है। डायरिया यानी दस्त हो जाता है। डिमेंशिया यानी कि याददाश्त में दिक्कत आती है। ठीक है। बाकी अदर ऑप्शंस, जैसे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। एंड फॉलिक एसिड की कमी से क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है। हाँ, तो ये सब याद रखना चाहिए। अब विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीयूडी? पीयूडी का फुल फॉर्म क्या है ना, बताओ। पल्मोनरी अल्सर डिसऑर्डर, पेप्टिक अल्सर डिजीज, पेनक्रेटिक अल्सर डिजीज, पेप्टिक यूरिया डिफिशियंसी। तो पीयूडी होता है पेप्टिक अल्सर डिजीज। आंसर बी, पेप्टिक अल्सर डिजीज। पीयूडी किसको कहते हैं? तो पेप्टिक अल्सर डिजीज को कहते हैं, पेप्टिक अल्सर। वेरी गुड। तो देखो भाई, अल्सर क्या होता है? तो अल्सर ऑकर्स व्हेन स्टोमक एसिड डैमेज द लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक अलॉन्ग विद द बर्निंग स्टोमक पेन। यानी कि जब आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में जो स्टोमक एसिड है, HCl है, वो कहीं ना कहीं आपके एसिड ट्रैक को, कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव ट्रैक को डैमेज कर दे और वहाँ घाव कर दे, तो उसको अल्सर कहते हैं। ठीक है, पेप्टिक अल्सर कहते हैं। यानी अल्सर तब होता है जब पेट का अम्ल यानी स्टोमक एसिड पाचन तंत्र की परत, लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, जिसके साथ पेट में जलन वाला दर्द होता है, हल्का हल्का जलन के साथ दर्द होता है। ठीक है। और किसकी वजह से? एक इन्फेक्शन है एच पाइलोरी बैक्टीरिया, कई बार होता है, इसका भी इन्फेक्शन हो सकता है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया का भी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है आप सभी लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ग्वाइटर? ग्वाइटर किसकी कमी से होती है? आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम, आयोडीन, विटामिन डी। ग्वाइटर किसकी कमी से होता है? तो ग्वाइटर होता है आयोडीन की कमी से। घेगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से। ग्वाइटर में क्या होता है? थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग हो जाती है। थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग हो जाती है। थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग हो जाती है। थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग हो जाती है ग्वाइटर में। ठीक है। तो आयोडीन डेफिशिएंसी को हम लोग ग्वाइटर कहते हैं। आयोडीन डेफिशिएंसी को हम लोग ग्वाइटर कहते हैं, याद रखना। अच्छा, आयरन की कमी से क्या होता है? अदर ऑप्शंस को भी क्लियर कीजिए, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं, तो मैं बताता हूँ। ग्वाइटर इज मेनली कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। यस, ग्वाइटर मेनली आयोडीन की कमी से होता है, जिसमें थायराइड ग्लैंड स्वेलिंग हो जाता है। लैक ऑफ आयोडीन लीड्स टू रिड्यूस थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन, कम थायराइड हार्मोन बनता है। कॉजिंग एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, जिससे थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है। अदर ऑप्शंस में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, कैल्शियम डेफिशिएंसी से बोन डिसऑर्डर होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होते हैं। ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। 41, क्वेश्चन नंबर 41 जवाब दो आप सभी लोग। विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल ऑफ द पेनक्रियाज? और बाई अल्फा बीटा डेल्टा एंड पीपी सेल। तो अल्फा सेल क्या रिलीज करता है? ग्लूकागोन, ये सब याद रहना चाहिए। बीटा सेल इंसुलिन, और डेल्टा सेल सोमैटोस्टेटिन, और पीपी सेल पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइडेज। अच्छा, आप सभी लोग मुझे बताना, ग्लूकागोन का मेन फंक्शन क्या है? तो ग्लूकागोन का मेन फंक्शन है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना, बीजी यानी ब्लड ग्लूकोज। इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को घटाने का काम करता है। तो कौन सा? अल्फा सेल ना, तो अल्फा सेल ग्लूकागोन, मार दो आंसर ग्लूकागोन। बीटा सेल इंसुलिन, डेल्टा सेल सोमैटोस्टेटिन। ठीक है।
तो आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा सेल ग्लूकागोन, बीटा सेल इंसुलिन, डेल्टा सेल सोमैटोस्टेटिन, पीपी सेल पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। अच्छा आप लोग मुझे बताना, पेनक्रियाज एक किस प्रकार का ग्लैंड है? पेनक्रियाज एक प्रकार का मिक्स्ड ग्लैंड है, करेक्ट। हाँ, ये एक प्रकार का मिक्स्ड ग्लैंड है, हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा बताओ, पेनक्रियाज मिक्स्ड है तो इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों नेचर होता है। हाँ सर, एक्सोक्राइन इसका 99% हिस्सा होता है और इसका मात्र 1% हिस्सा एंडोक्राइन होता है। तो एंडोक्राइन पार्ट को क्या कहा जाता है? स्पेशल नाम है इसका। इसके एंडोक्राइन पार्ट को क्या कहते हैं, कोई बताओ? तो इसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पूछा गया है। आइलेट्स सेल, आइलेट्स सेल है ना, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, पीपी सेल, जो कि ब्लड शुगर के कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स बनाती हैं। ठीक है। 42 विच हार्मोन लोअर्स ब्लड शुगर लेवल, इसमें से कौन सा हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल को कम करेगा? ग्लूकागोन, थायरोक्सिन, इंसुलिन, कॉर्टिसोल। तो कम करने का काम करेगा इंसुलिन, ज़्यादा करने का काम करेगा ग्लूकागोन। इंसुलिन, इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम करने का काम करता है। ब्लड शुगर लेवल को कम करने का काम कौन करता है? इंसुलिन, करेक्ट। तो इंसुलिन क्या करता है? देखो भाई, इंसुलिन क्या करता है? तो इंसुलिन लोअर्स ब्लड ग्लूकोज बाय प्रोमोटिंग अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल्स, यानी ग्लूकोज अपटेक को बढ़ा देता है। सेल्स उस ग्लूकोज को ले लेकर के जल्दी जल्दी एनर्जी बनाता है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, एंड उसको स्टोर करता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है। ग्लूकागोन क्या करता है? इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। थायरोक्सिन मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है। कॉर्टिसोल आपके ब्लड ग्लूकोज को रिलेटेड नहीं है, मेनली स्ट्रेस हार्मोन से रिलेटेड होता है। ठीक है। अब मेरा एक सवाल है, आप सभी लोग जवाब देना कि जो ग्लाइकोजन है, तो ग्लूकोज, जो ग्लाइकोजन है ये स्टोरेज फॉर्म है, याद रखना, स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज यही है। ग्लूकोज स्टोर होता है इसी फॉर्म में। किस, कहाँ पर होता है? तो लीवर में होता है। कहाँ पर होता है? लीवर में स्टोर होता है, करेक्ट। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, विच टाइप ऑफ एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन? आयरन की कमी से किस प्रकार का एनीमिया होता है? ए प्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। तो विच टाइप ऑफ एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन? तो आयरन की कमी से जो होता है उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। बल्कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में B9 एंड B12, विटामिन B9 एंड B12 की कमी हो जाती है, यानी कि फॉलिक एसिड और साइनोकोबालामाइन का। ठीक है। तो एक बार देख लो, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आयरन की कमी से होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया B12 और फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड मतलब है B9, या तो B9 की कमी होगी या तो B12 की कमी होगी। ए प्लास्टिक एनीमिया, बोन मैरो डज नॉट प्रोड्यूस आरबीसी। जब बोन मैरो, हड्डियों का जो बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो, खुद आरबीसी बना ही नहीं पाता है, तो उसको ए प्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, यानी बोन मैरो आरबीसी नहीं बना पा रहा है। हीमोलाइटिक एनीमिया क्या आता है सर? हीमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है? यहाँ पर इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का ब्रेकडाउन ज़्यादा होने लग जाता है। लाइटिक वर्ड लगा हुआ है ना। हाँ। सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनने लग जाते हैं, एंड यहाँ पर जो आरबीसी है वो कैसा शेप हो जाता है? सिकल के शेप हो जाता है, कचिया शेप का हो जाता है। ठीक है। हाँ, जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 44 जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया? तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में बताओ सर, फर्स्ट ईयर में टॉप 20 देखकर तो भी सिर्फ 20 दिन, जिसमें 71% रिजल्ट आया था। सेकेंड ईयर में 2 गुना मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चन को करे लिख रहे हैं। अरे पास हो जाओगे सुनील भाई, 100% श्योरिटी, लिखवा के ले लो हमसे, पास हो जाएगा, आपको कोई नहीं फेल कर सकता है। बस मन जो बोले हो वो अगर कर रहे हो तो। विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, तो मेगालोब्लास्टिक में B9 और B12 की कमी हो जाती है, करेक्ट। हाँ। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर? इसमें से कौन सा ऑटो इम्यून है? ऑस्टियोआर्थराइटिस, ग्लूकोमा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कैटरेक्ट, यानी कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें बॉडी का इम्यून सेल खुद अटैक कर देता है आप ही के सेल पर, आप ही के बॉडी का इम्यून सेल? तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। बाकी ग्लूकोमा तो आंख से रिलेटेड है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ये भी जॉइंट पेन ही है, ये भी जॉइंट पेन है, लेकिन यहाँ पर आपके बॉडी का इम्यून सेल जॉइंट्स पर अटैक करके खराब कर देता है जॉइंट को। ये डिजेनरेटिव है, ये डिजेनरेटिव है, खास करके एज होने के बाद होता है, जहाँ जॉइंट्स के बीच जो कार्टिलेज हैं वो खराब हो जाते हैं, डिजेनरेट कर जाते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है डिजेनरेटिव अर्थराइटिस, इसको कहा जाता है डिजेनरेटिव अर्थराइटिस कहा जाता है। ठीक है। कैटरेक्ट तो आंख में होने वाला मोतियाबिंद है जिसको कहते हैं।
तो रोमेटाइड आर्थराइटिस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है इन विच इम्यून सिस्टम अटैक्स द जॉइंट, जो जॉइंट्स पर अटैक करता है, कॉजिंग इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, पेन और स्वेलिंग कॉज करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, जिसमें डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है, मैंने बताया कि कार्टिलेज डिजेनरेट कर जाते हैं। ग्लूकोमा, यहाँ पर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। अच्छा, पूछा जाता है एग्जाम में आईओपी का फुल फॉर्म, आंखों के अंदर के प्रेशर को इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कहते हैं। अच्छा बताओ, आईओपी बढ़ने से कौन सा नर्व डैमेज होने का चांस रहता है? बताओ भाई, बताओ। ग्लूकोमा ऑटो इम्यून नहीं है। बताइए भैया आप लोग की ग्लूकोमा में आईओपी बढ़ने से इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितना से ज़्यादा हो जाता है? तो 21 mm ऑफ Hg से अगर ज़्यादा हो जाए, तब इससे ज़्यादा हो जाए तो उसको ग्लूकोमा कहते हैं। तो यहाँ ऑप्टिक नर्व, वेरी गुड, ऑप्टिक नर्व डैमेज होने का चांस रहता है, ऑप्टिक नर्व, जिससे विजन लॉस भी हो सकता है। कैटरेक्ट में लेंस ओपेसिटी, थोड़ा धुंधला दिखाई लगता है, लेंस ओपेक हो जाता है, ठीक है, हाँ, जिसको मोतियाबिंद कहते हैं। तो चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 45 तक था। आज का क्लास यहाँ पर हो गया खत्म। अगली क्लास 9 बजे से आदित्य सर ले लेंगे आप लोगों की क्लास, एंड अगली क्लास मैं भी 9 बजे से फर्स्ट ईयर में ले लूँगा। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बढ़िया लगा क्लास, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड मिथिलेश सर ऑफिशियल से जुड़े रहिए, हर एक अपडेट पाते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड खूब एंजॉय करिए। घबराना नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं, बढ़िया से पढ़ा के आपको निकाल देंगे, टेंशन नहीं लेना है। यही सब क्वेश्चन आएगा, फालतू नहीं आएगा कुछ, ठीक है। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हाँ चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।